नीलेश जी, क्या हमारे पास अभी भी ग्रंथ है या आयुर्वेदिक नॉलेज है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो आप बोल रहे हैं प्राचीन टाइम से? ऋग्वेद ऋग्वेद तो हमारा एक आद्य ग्रंथ हो गया हमारा, यानी कि पूरे विश्व का। जी। उसका आपको अर्थ समझा तो और ही अच्छा है, लेकिन अर्थ न समझने के बाद भी आप उसका प्रॉपर उच्चारण करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो विज्ञान के आधार से कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। नो इफ्स नो बट्स, ऐसे तरह के हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद बहुत पुराना है। कितना पुराना हमें पता नहीं, लेकिन 25,000 साल पहले का है। अगर हमारा टेक्निक्स इतनी एंशियंट है तो ये सप्रेशन कहाँ से आया कि हमारी ही चीज यहाँ से बाहर जाके हमें उसको रीब्रांड करके वापस भी आई है कई चीजें, और एक ऐसा परसेप्शन भी क्रिएट किया गया है कि जब बाहर से आ रही है तो ज्यादा रिलायबल है। मेडिसिन लेने के लिए कौन तैयार है? बीच में जो मिडिल क्लास है, जिनको उसमें विश्वास नहीं, वो नहीं लेंगे। और जो सुपर रिच है उनको आज जो पेशेंट मैनेजमेंट की जाती है, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि 14,000 साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो डिसीज के लिए वही पेशेंट मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता था। बिकॉज ब्रिटिश आ गए फाइनली। हम ब्रिटिश लोगों को एकदम सडनली हजारों साल से कुछ पता नहीं है, सडनली 17-18 सेंचुरी में सब पता लगा सब कुछ। हाँ। विकिपीडिया ये थोड़ा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा यूजफुल चीज है, लेकिन जब भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इसके बारे में जब हमें कुछ समझना हो, वो विकिपीडिया बन जाता है। वो मूर्खता की रॉन्ग बातें ही हमें बताई जाती है हमारे सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन सनी साइड अप। आज हमारे साथ वापस स्टूडियो में नीलेश ओक सर आए हुए हैं, और आज हमारे पास जो दो टॉपिक है जिसके बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस। इसके बारे में भी हमको बहुत कुछ जानना है, बिकॉज हम लोगों को बचपन से ये दिखाया गया है कि वेस्टर्न मेडिसिन एंड वेस्टर्न टेक्निक्स ये ज्यादा इम्प्रूव्ड है और इंडियन मेडिसिन एंड इंडियन टेक्निक्स इनसे अडॉप्ट कर रही है। इसकी भी रियलिटी हम फैक्ट्स जानेंगे कि एग्जैक्टली ये इंडिया से ओरिजिनेशन इसका है कि ये इंडिया में बाहर से आया हुआ है। और हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, आज हम कृष्णा जी के अवतार पे बात करेंगे, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे, उनके अवतार के, उनके टाइमलाइन पे बात करेंगे, और उनकी रेनिंग पीरियड के बारे में, जो द्वारका में उन्होंने रेन किया और उनकी डिमाइस तक, उनके एंड ऑफ हिज लाइफ तक का हम एक वर्णन लेंगे नीलेश ओक सर से, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है और एक बहुत बड़ा एक ये भी लोगों के बीच में है कि महाभारत इज अ माइथोलॉजी। तो ये भी एक हमको क्रक्स थोड़ा सा ब्रेक करना है, एंड विल ट्राई टू गेट डाउन टू द फैक्ट्स अबाउट कृष्णा जी और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में, सो दैट ब्रिंग्स द ऑथेंटिसिटी आउट, और जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन्हें भी पता चले कि हाँ, ये सारी इवेंट्स हैं, ना कि ये कोई फेरी टेल है। तो इसी के साथ में आज का एपिसोड स्टार्ट करता हूं गाइस। सिंस माय चाइल्डहुड हम लोगों को ये बताया गया है कि नो डाउट एलोपैथी इज गुड, लाइक सब चीज के अपने बेनिफिट्स है, बट हमें ये बताया गया था कि ये परसेप्शन शो किया गया है कि हम लोग हमेशा वेस्ट से अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिनल टेक्निक्स हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, और हमें ये भी लगता है कि अगर मेड इन यूएसए अगर कोई प्रोडक्ट में रहे तो वो ज्यादा रिलायबल है और वो ज्यादा बेटर है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोशल मीडिया भी बहुत बढ़ गया और अभी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई है, तो वी हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि इंडियन मेडिसिनल हिस्ट्री इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड से एक तरीके से कनेक्शन है, बट इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ ओरिजिन। लेट्स स्टार्ट कि कहाँ से इसके बारे में बात करें, वेयर इज द ओरिजिनेशन एंड हाउ डज इट ऑल कम टू हैपनिंग। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, तो ग्रंथों में जैसे कि मैं कहूंगा ऋग्वेद जी, या महाभारत या रामायण, तो ऋग्वेद तो हमारा एक आद्य ग्रंथ हो गया हमारा, यानी कि पूरे विश्व का, जी, पूरे ह्यूमैनिटी का आद्य ग्रंथ हुआ। और महाभारत रामायण ये हमारे इतिहास है। मैं ये भी कहूंगा कि रामायण महाभारत ये विश्व के इतिहास है। sure. रामायण और महाभारत का हमें उसका हमें ज्ञान हुआ तो हमें विश्व के इतिहास का ज्ञान होने लगता है, जैसे कि हमने पहले कभी चर्चा की है थोड़ी। नाउ जो अब हम मेडिसिनल फील्ड, यानी कि हम क्या कहे उसको, आयुर्वेद नाम दिया है। आयु यानी कि लॉन्जेविटी, जीवनमान, और उसका ज्ञान होना, वेद, उसके बारे में ज्ञान, हमारा आयुष्य हम अच्छा कैसा रहे, सादे भाषा में कहे तो आरोग्य कैसा रहे, उसका जो ज्ञान है वो कितना पुराना है। तो उसके डिटेल्स नहीं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे कि ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, इसमें आपको इनडायरेक्टली जैसे कि कथा बताते हुए महाभारत रामायण में, और ऋग्वेद में तो सूक्त है,
कि जिनका मंत्र उच्चारण किया जाता है। जी। ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि उसका आपको अर्थ समझा तो और ही अच्छा है, लेकिन अर्थ न समझने के बाद भी आप उसका प्रॉपर उच्चारण करके भी बेनिफिट ले पा सकते सकते हैं, ले सकते हैं। ओके। तो उसमें तो इतना अर्थ के लिए तो लिखा नहीं है, इस अर्थ है उसमें, लेकिन सामान्य आदमी के लिए, प्रैक्टिस के लिए लिखा नहीं है। तब भी हमारे जो प्राचीन भारतीय जो आरोग्य शास्त्र हम कहेंगे या आयुर्वेद कहेंगे, जी। उसके रेफरेंसेस आते हैं। महाभारत में तो आते हैं, रामायण में आते हैं। अभी एक एक रेफरेंस करके, एक रिप्रेजेंटेटिव करके मैं बता देता हूँ कि जैसे ऋग्वेद में एक रानी विश्पला ऐसा एक नाम आता है, क्वीन है वो। और ये भी बात देखो, ऋग्वेद का जो समय है वो हमें समय की आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये एकदम विज्ञान के आधार से कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, नो इफ्स नो बट्स, ऐसे तरह के हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद बहुत पुराना है। कितना पुराना हमें पता नहीं, लेकिन 25,000 साल पहले का है। तो उसके पहले की ये बात चल रही है। तो एक क्वीन थी विश्पला उसका नाम, और बात ये ध्यान कीजिए कि वो युद्ध में लड़ रही है, फ्रंट पे लड़ रही है, तो उसके पांव को इंजरी हो गई। इतना कि वर्णन ऐसा आता है कि अश्विनी कुमार, कि जो हमारे इंडियन सनातन में वो आरोग्य या आयुर्वेद के रिप्रेजेंटेटिव समझे जाते हैं, उन्होंने विश्पला पे, तो ऐसा होता है ना, हमें डॉक्टर का नाम पता नहीं तो हम सिर्फ वैद्यराज आके उन्होंने फिक्स कर दिया, ऐसा कहते हैं ना। सिमिलरली अश्विनी कुमार ये आयुर्वेद के देवता माने हैं, तो पर उन्होंने कहा कि वो अश्विनी कुमार ने आके विश्पला का पांव जो था वो ऑपरेशन करके फिक्स कर दिया। इतना फिक्स कर दिया कि दूसरे दिन वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर सके। नाउ ये तो आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल। हाँ, उसकी डिटेल्स नहीं है। फिर हम रामायण में समझ लो आते हैं, सीक्वेंस में हम सोचेंगे तो रामायण में संजीवनी का एक एग्जाम्पल आता है, संजीवनी जो हनुमान जी जाके लेके आते हैं जी। और वो कैसा है, सबको पता नहीं है। जैसा हमें मेडिसिन में भी औषध सबको पता नहीं रहते, डॉक्टर्स को पता रहते, नर्सेस को पता रहते, कोई एक्सपर्ट्स को पता रहते। मेडिकल डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स को पता रहते। तो जब राम लक्ष्मण मूर्छितावस्था में पड़े हुए हैं, तो और सब वानर भी पड़े हुए हैं, तो जाम्बवान सब जब घूमते रहते तो जाम्बवान क्या पूछते हैं कि हनुमान है क्या? हनुमान बच गए तो हम बच गए, हनुमान नहीं बचे तो हम सब चले गए। तो हाँ, वो कहते हैं कि हनुमान जी है। तो फिर हनुमान जी को टास्क दिया जाता है। तो जाम्बवान जी को पता है कि कौन से मेडिसिन लाने हैं, तो उनके डिस्क्रिप्शन बताते हैं। हनुमान जी उड्डान करके हिमालय पर्वत तक जाते हैं। देखो, जाम्बवान जी तो एग्जैक्टली हमें उनका लोकेशन पता नहीं, लेकिन वो हम्पी बेल्लारी मीन्स कर्नाटक के हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको हिमालय में वनस्पति कौन सी है, औषधि वनस्पति उनका पता है, बिल्कुल। इतना वो इंटर विद इन भारत, तो नॉलेज यानी नॉलेज था। और जब हनुमान जी गए, हनुमान जी का बाकी एक्सपर्टीज है, लेकिन मेडिसिन का एक्सपर्टीज नहीं है। तो वहां जब चले गए तो उनको बोला था कि नाइट में ये जो पर्टिकुलर जो आपको औषधि वनस्पति लाना है, वो कोई शाइनिंग करेगी उसमें से। तो हनुमान जी को तो बहुत सारा शाइनिंग करने वाले वनस्पति दिख रहे, तो उन्होंने बहुत सारा निकाल के लाया और लेके आ गए। तो ये एक हमें वर्णन मिलता है। उसके पहले भी हम चले जाए, एग्जैक्टली समय की बात की जरूरी नहीं, जैसे कि हमने शुक्राचार्य का नाम सुना है कि उनको भी एक संजीवनी विद्या आती थी कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। अभी एग्जैक्टली उसका अर्थ क्या है हमें पता नहीं, शायद बेशुद्ध हुआ आदमी को करते होंगे या कुछ भी कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू महाभारत। तो महाभारत में जब युद्ध का प्रिपरेशन हो रहा है, तो युधिष्ठिर दोनों साइड में, लेकिन युधिष्ठिर के साइड का वर्णन आता है कि वो पूरा एकदम अच्छी तरह वो तैयारी देख रहे हैं कि अच्छा, क्या हमारे पास वैद्य है, हमारे पास शल्य ये ऑपरेशंस करने के लिए सब इंस्ट्रूमेंट्स रेडी है, उसके लिए टेंट्स रेडी है, ऐसा सब वर्णन आता है। और जैसे कि भीष्माचार्य की हमें कथा पता है कि भीष्माचार्य तो पूरा शर विच्छिन्न होके गिर गए थे, तब भी उनके पास एक्सपर्ट्स लोग हैं। भगवान कृष्ण का भी शायद उन्होंने रोल है कि ऐसा हम उसको सम्मोहन कह सकते हैं, जैसा आज हम पेन किलर्स देते हैं, बट उन्होंने फिजिकल पेन किलर नहीं है, वो इंग्रेसिव नहीं है, लेकिन जब उनको बहुत दाह हो रहा था भीष्माचार्य जी को, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं ऐसा करूंगा कि इसके कारण आपको इतना दाह नहीं होगा। तो सम्मोहन का भी उपयोग अभी भी किया जाता है, तब भी किया गया था। तो ये हमें ऐसे वर्णन मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के टेक्नोलॉजी मैनुअल्स नहीं है। तो टेक्नोलॉजी मैन्यूल्स की हम चर्चा कर सकते हैं आगे का, लेकिन ये हमें उसमें पूरे बहुत पुराने जमाने में, यानी कि महाभारत 7,500 साल, रामायण 14,000 साल पहले और ऋग्वेद तो 25,000 साल पहले से हमें ये हमारे पास ये आयुर्वेद का ज्ञान था, वेरी सोफिस्टिकेटेड था, उसके हमें नरेशंस मिलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 100 कौरवास घड़े में हुए थे,
तो क्या घड़े का सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये बहुत एज गैप की, तो आज जो हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, शायद उस जमाने में वो घड़े, उस हम वर्ड्स को लिटरली अगर मान के चले तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर 100 कॉर्वास घड़े में हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी साइंस आ रहा है, कहीं कोई टेक्निक आ रही है, हो सकता है 100 टेस्ट ट्यूब बेबीज हुए हो। व्हेन वी सी आईवीएफ, तो आज ये देख के लगता है कि अब जब ये कहानी सुनने आती है कि 100 घड़े में हुए, तो अब हम, बिकॉज आईवीएफ आ चुका है, तो वी कैन रिलेट की व्हाट इफ की दैट इज आल्सो सम काइंड ऑफ एन आईवीएफ, जहां पे कि इंस्टेड ऑफ अ वूम दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे वो टेस्ट ट्यूब बेबीज टाइप कर रहे हैं। सो नाउ दैट वी लाइक जैसे जैसे मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री से ज्यादा तो हम कनेक्ट हो रहे हैं अपने हिस्ट्री से। एकदम सही कहा आपने। देखो, मेडिसिन में या इवन टेक्नोलॉजी में, जैसे कि पहले दूरध्वनि जैसा करते थे ना जी, आकाशवाणी होती थी कहते थे, तो अभी आकाशवाणी में वही शब्द हमने आकाशवाणी यूज किया कि बीच में कोई कनेक्शन न हो के भी सुनने आ रहा है, समझ में आ रहा है। विमान, पुष्पक विमान की बात थी, लेकिन जब तक अभी लास्ट 150 ईयर्स में जंबो जेट्स या आज के जो विमान है टर्बो जेट्स वो नहीं आए थे, तब तक आप पुराने चित्र देखिए। पुराने चित्र में जब पुष्पक विमान का चित्र रहता है 200, 300, 400 साल पहले के भी चित्र, तो तब लोगों ने पूछा होगा ना कि भाई ये पुष्पक विमान क्या चीज है, तो लोगों ने बोला भाई पता नहीं, लेकिन जैसे पंछी उड़ते रहते ऐसा कुछ होगा करके चित्रकार ने भी उनको पुष्पक विमान को भी पंछी जैसा ही शेप बनाया है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो घट की जो बात है, कौरवों का 100 कौरव, उसका सिर्फ 100 कौरव नहीं, ये भी तो बात है कुंती जी को भी एक मंत्र मिला था, मीन्स एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिर और बहुत सारे हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य और उनकी सिस्टर द्रोणी, और ये भी द्रोण यानी कि टेस्ट ट्यूब जैसे आप इमेजिन करो, घटे जैसा ही, उससे ही निर्माण हुए हैं वो। और द्रोणों का पराभव करने के लिए जो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का निर्माण, ऐसा उसको पुत्र करना था कि जो द्रोण का पराभव कर सके, वो यज्ञ से, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी वो भी यज्ञ से आए। अभी हम जब यज्ञ में, जब तक पता नहीं तब तक हम एक लैब नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, कोई सिर्फ स्वाहा कर रहे ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं है, वो तो सिंबॉलिक है उसका। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि यस, आज हमें टेस्ट ट्यूब बेबी पता है, आज हमें आईवीएफ पता है करके, हमारे दर्शन शास्त्र में ऐसा कहा है ना, प्रत्यक्षा अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानी। कोई चीजें हम प्रत्यक्ष देख के समझ सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, केतन भाई बैठे हैं करके, अनुमान, आपके एक मीन्स और कोई फ्रेंड आ गए तो मुझे समझ सकता है कि हाँ पीछे का कनेक्शन हम लगा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही उपमान, जैसा आपने कहा परफेक्टली कि ये जो घट है वो क्या है, क्या हमारे टेस्ट ट्यूब बेबीज है, तो अभी हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स है, सब लोगों को पता है करके उसका हम उपयोग कर रिलेट कर हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। जैसे कि सिर्फ कौरवों के बारे में नहीं, तो इवन द्रोण द्रोणी के बारे में और धृष्टद्युम्न द्रौपदी के बारे में हाँ, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या थी वो अभी हमें पता नहीं, क्योंकि वो नॉवेल जैसा हम पढ़ रहे हैं महाभारत में। रामायण की भी बात बता दूं, जैसे कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं थे ना जी, तो इमीडिएटली कुछ हुआ ऐसा नहीं हुआ है। पहले उनको एक अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, वो भी किसी ने करके नहीं होने वाला था। जैसे कि अब आपको आईवीएफ कोई इसमें फैमिली में करना है तो आईवीएफ सेंटर में ही जाना पड़ेगा, ऐसे कहाँ भी हॉस्पिटल में जाके नहीं होगा। सिमिलरली वो पुत्र कामेष्टि और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए किसको बुलाया गया? ऋष्यशृंग, अंग देश का ऋष्यशृंग, ओनली ही वाज द क्वालिफाइड पर्सन, और वो एक बहुत सारे क्वालिफाइड लोगों में से एक था। लेकिन अयोध्या में होते हुए भी ऐसा ही बोला गया कि जाके अंग देश में जाके ऋष्यशृंग को लेके आओ। जैसा एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, जैसा आज हम कहते हैं कि कैंसर का एक्सपर्टीज है, हार्ट का एक्सपर्टीज है, सिमिलरली उस समय भी ऐसा एक्सपर्टीज है, ऐसे वर्णन तो हमें आता है। तो एक्सपर्टीज है, ये भी है, दिख रहा है। और ऑल ओवर एक अगर टेरिटोरियल बात किया जाए तो बहुत दूर दूर तक ये नॉलेज भी है कि ये पर्सन कहाँ पर है। हाँ। चाहे वो 2000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो बेसिकली नॉलेज भी था और एक तरीके का एक नेटवर्क भी था, सो दैट पीपल ऑल्सो न्यू कि भैया इस चीज की अगर सोल्यूशन चाहिए तो कहाँ जाना है। हाँ। जैसे कि आज के इसमें कहे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नी का ऑपरेशन हो रहा था, वो दिल्ली में है, लेकिन ऑपरेशन हुआ मुंबई में ना जी। उसके एक्सपर्ट्स मुंबई में, नॉट जस्ट एक्सपर्ट्स, उसका सेटअप भी शायद मुंबई में ही ज्यादा अच्छा हो बेटर जी। तो नीलेश जी, क्या हमारे पास अभी भी ऐसे मतलब ग्रंथ है या आयुर्वेदिक नॉलेज है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो आप बोल रहे हैं प्राचीन टाइम से? तो अगर कोई मतलब हमारे पास स्क्रिप्चर्स है या कुछ रिटन में है, उसके बारे में डिटेल दीजिए कि कहाँ कहाँ इसका वर्णन है आयुर्वेदिक मेडिसिन का।
ऐसे तो आयुर्वेद के सहस्त्र ग्रंथ है, जी। सहस्त्र में है। ओके। और अभी के जो आयुर्वेदाचार्य कहेंगे हम उनको, जो प्रैक्टिशनर्स है, उनका भी अपने अनुभव के साथ वो नए नए ग्रंथ लिखते भी है। ओके। अभी वो इंग्लिश में शायद लिखते होंगे और भारतीय भाषा में लिखते होंगे, शायद संस्कृत में नहीं लिखते होंगे, जी। लेकिन पहले के ग्रंथ संस्कृत में है। पहले ग्रंथ संस्कृत में श्लोक लेने का, महाभारत हो रामायण हो, उसका उद्देश्य ये था कि वो रिमेम्बर करने के लिए, स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, नो, जो हमारा वेदांग की जो है छंद उसमें महत्वपूर्ण है, जी। तो हमें याद आता है। तो बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन जैसे कि हम ये प्रश्न करेंगे कि उसके मुख्य ग्रंथ आयुर्वेद के कौन से हैं, जी। तो जैसे कि हम वेदांत में प्रस्थान त्रयी की बात करते हैं ना, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, वैसे ही आयुर्वेदा की प्रस्थान त्रयी है। उसमें सबसे पहले पुराना वो जो है वो है सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। ओके, उसके बाद चरक संहिता, और चरक के बाद अष्टांग हृदय, वाग्भट करके एक नाम के व्यक्ति थे, बहुत फेमस व्यक्ति, उनका अष्टांग हृदय संहिता। ये तीनों को आयुर्वेद की प्रस्थान त्रयी, पिलर्स, त्रिसूत्री, हाँ, पिलर्स माना जाता है। ओके। नाउ ये जो अष्टांग हृदय है और चरक संहिता, मैंने अष्टांग हृदय पढ़ा नहीं है, बाय द वे, मेरा आयुर्वेदा का कोई एक्सपर्टीज नहीं है। जी। अष्टांग हृदय मैंने देखा है, पढ़ा नहीं है। मैंने चरक संहिता सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक पढ़ा है, कोई बाकी संशोधन के कारण, और जो सुश्रुत संहिता है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। वो पढ़ते हुए मैं मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा था क्रोनोलॉजी वगैरह, बिल्कुल टाइमलाइन और टाइमलाइन के चक्कर में। जी। तो वो बात कहे कि चरक संहिता का इसलिए क्या समय है मुझे पता नहीं, अष्टांग हृदय का भी एग्जैक्टली समय पता नहीं, ऐसा कहा जाता है, तो उसका एविडेंस क्या है वो भी मुझे पता नहीं, कि जो वाग्भट थे वो चरक के शिष्य थे, ऐसा Okay. कहा जाता है, लेकिन दोनों का समय हमें, मुझे तो पता नहीं। लेकिन सुश्रुत संहिता की बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और थोड़ा सा चर्चा करता हूं मैं, क्योंकि आज आप विकिपीडिया में चले जाइए। जी। अभी आज एक नया ग्रोकपीडिया भी आ रहा है, पता सुना है आप? नहीं। इलॉन मस्क मींस जो अपना उनका एक्स है, जो हाँ, ट्विटर, उससे ग्रोकपीडिया आ रहा है। ओके। और ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं कि वो ज्यादा ओपन होगा, क्योंकि विकिपीडिया ये थोड़ा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा यूजफुल चीज है, राइट। लेकिन जब भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इसके बारे में जब हमें कुछ समझना हो, तो विकिपीडिया है वो विकेडपीडिया बन जाता है, बना ही है। डेलिबरेटली मूर्खता की रॉन्ग बातें ही हमें बताई जाती है, हमारे सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में। तो देखते हैं अभी वो ग्रोकपीडिया क्या करता है। तो लेकिन जो आप उसमें विकिपीडिया में जाएंगे तो सुश्रुत संहिता का समय दिया है 600 BC, यानी कि 2500 साल पहले। लेकिन जो मेरा संशोधन है उसमें हम डिटेल में नहीं जाते अभी, और जा भी सकते हैं, लेकिन जो संदर्भ सुश्रुत संहिता में ही आते, अंदर ही है उसके टेक्स्ट में, उसका उपयोग करके मैंने ये दिखाया है कि, और भी बोलूंगा थोड़ा सा, लेकिन ये दिखाया है कि वो पीछे 5000 BC यानी 7000 साल तक पुराना वो ग्रंथ हो सकता है। क्योंकि उसमें ऐसा कहा है कि कार्तिक और मार्गशीर्ष ये शरद ऋतु के 2 मास होते हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष। आज है भाद्रपद और अश्विन, ये शरद ऋतु के मास है। सो भाद्रपद अश्विन, तो भाद्रपद से लेके भाद्रपद अश्विन कार्तिक, तो 3 महीने का शिफ्ट हुआ। सो कम से कम 6000 साल का शिफ्ट हुआ। फिर हम अधिक महीना जो हमारा होता है उसका कंसिडरेशन अंदर लाएंगे तो और 1000 साल पीछे तक जा सकता है, राउंड अबाउट 7000। और फिर ये गेस वर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो सुश्रुत है ना, और सुश्रुत की अपनी जो वंशावली दी हुई है, तो सुश्रुत की वंशावली कितनी पीछे जाती है हमें एग्जैक्टली समय तो पता नहीं, लेकिन विश्वामित्र, मेधातिथि, मधुच्छंद, उनके तक पीछे जाती है, वर्णन है उनका वर्णन है। और फिर ये वर्णन आपको सुश्रुत संहिता में थोड़ा सा मिलता है, गरुड़ पुराण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, और आप उसको तीनों को ट्रायंगुलेशन करो तो हम ये कह सकते हैं कि सुश्रुत जी का एग्जैक्टली समय हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम वो 8000 साल के पहले के इतना कह सकते, राउंड अबाउट। अगर हमारा टेक्निक्स इतनी एंशिएंट है तो ये सप्रेशन कहाँ से आया कि हमारी ही चीज यहाँ से बाहर जाके हमें उसको रीब्रांड करके वापस भी आई है कई चीजें। हाँ। और एक ऐसा परसेप्शन भी क्रिएट किया गया है कि जब बाहर से आ रही है तो ज्यादा रिलायबल है। हाँ। हमारे यहाँ है तो, क्योंकि हम तो आज भी ये सुनते हैं कि यार आयुर्वेदिक धीरे धीरे काम करता है, नहीं भी करता है। हाँ। बट हमारे जैसे हम अपनी हिस्ट्री भी देखते हैं और एलोपैथी भी देखते हैं, मॉडर्न मेडिसिन भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइक
लाइक द मेजर रोल तो आयुर्वेद का एलोपैथी में भी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हमारे यहाँ कैसे डिप्लीट हुआ, और फिर ऐसा नौबत क्यों आया कि फिर वैसे ही ये चीज हमारे यहाँ एक तरीके से आई, इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, पहले हम इंटरनल मेडिसिन की बात करते हैं जी। बाद में हम जैसे कि प्रिवेंशन, क्योर, पेशेंट मैनेजमेंट की और चर्चा करेंगे। लेकिन इंटरनल मेडिसिन जैसे कि हम आयुर्वेद में उसका नाम है रसशास्त्र। रसशास्त्र सिर्फ एक नाम नहीं है, और भी चीजें रहती है, लेकिन रसशास्त्र यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको सिंथेसाइज करके कुछ नॉलेज का, तंत्र का उपयोग करके और उससे कुछ अच्छा बनाना, उसके लिए उसको रसतंत्र ऐसा भी कहते हैं, रसायन तंत्र। तो जैसे कि भस्म बनाए जाते हैं, तो भस्म वेस्टर्न केमिस्ट्री में कहेंगे कि ये ऑक्साइड है, नहीं वो सही है, वो ऑक्साइड है, लेकिन जिस तरह से उसको बनाया जाता है, मैं एक अपना उपमान वाला एक एग्जांपल दे दूं। अभी आपका कार्बन के साथ भी संबंध है, बिल्कुल। हाँ। तो इमेजिन कीजिए कि आयरन और कार्बन यही आप कौन से परसेंटेज में मिक्स करते हो, इससे अलग अलग स्टील्स के मटेरियल बनते हैं। लेकिन दूसरी एक बात यह भी है कि आपका जो प्रोसेस बदल दिया ना, कार्बन का कंटेंट सेम ही है और आयरन का कंटेंट सेम ही है मिक्सिंग का, लेकिन प्रोसेस बदल दिया, कितना हीट किया, कितना लंबा समय तक रखा, उससे भी मार्टेनसाइड वगैरह से अलग अलग मटेरियल बन जाते हैं। सेम थिंग इन द रसशास्त्र। तो रसशास्त्र वाज आल्सो भारत का बहुत एडवांस्ड एक फील्ड था। फिर मॉडर्न मेडिसिन में हम एक शब्द सुनते हैं मटेरिया मेडिका, यानी कि एकदम सिंपल भाषा में लोगों के लिए कहे तो कैसा कि अच्छा ये सिम्टम्स है तो ये डिसीज है, और ये डिसीज है तो ये मेडिसिन देना है। आजकल उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके रखा है, फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, लॉबी कह सकते हैं, उसके कोई अच्छे भी बातें हैं, ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव है, लेकिन अभी पूरा प्रॉफिट ही सोचते हैं, तो फिर बहुत सारे नेगेटिव बातें आ जाती है। तो उसका जो मेडिसिन है वो आजकल क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का नाम रहता है, ये कंपनी का ये मेडिकेशन। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है आपको सिम्टम्स, उससे डिसाइड करता है, बोलता है ये मेडिसिन ले लिए आप। लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये कंसेप्ट आयुर्वेदा से ही आया है। कि आयुर्वेद में ऐसा था, बिकॉज तब ऐसे मेडिसिन टैबलेट रेडी नहीं थी। तो आयुर्वेद में ऐसा है कि आप पूछा जाएगा कि उसको सिम्टम्स क्या है, फिर ये पूछा जाएगा कि कौन सा सीजन चल रहा है। तो थोड़ा जो उसका जो उसका जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्या बोल सकते हैं आप, इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ वन। जेनेरिक मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है, जेनेरिक मेडिसिन है। टर्मरिक उधर बैठी हुई है, जिंजर भी, अदरक भी बैठा हुआ है, लेकिन वो किसको देना है नहीं देना है वो वैद्य तय कर रहा है। तो उसमें देखने के बाद जो हमारा मटेरिया मेडिका, हम आयुर्वेद का मटेरिया मेडिका कह सकते हैं, तो पेशेंट क्या है, कौन से एरिया का है, कौन सा सीजन चल रहा है, वो डिसाइड करने के बाद उसको कौन सा मेडिसिन दिया जाए, ऐसा करके डिस्कशन था। वो मेडिसिन में ये भी विचार था कि समझ लो कोई बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में उपलब्ध वनस्पति कौन से है, वही वनस्पति महाराष्ट्र में हो गया ऐसा जरूरी नहीं। तो महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में वही सिम्टम्स, वही डिसीज, लेकिन उसके लिए कौन से देंगे वो बदल सकता है जी। तो ये हो गया। तो यहां से वहां कैसा गया ये आपको समझना है। तो ये बहुत रोमांचकारक स्टोरी है उसकी। मैं एकदम संक्षिप्त में बताता हूँ कि कुछ साल यानी कि लास्ट 200 ईयर्स की बात है। तो वेलकम ग्रुप, अपने नाम सुना है मेडिसिन में, वो वेलकम ग्रुप है जो मेडिसिन भी बनाते हैं, इंग्लैंड का। जी। तो उसका जो फाउंडर था ना, ही न्यू, बहुत सारे लोग बाद में हम चर्चा करेंगे वो प्रिवेंशन में भी, कि वो कौन लेता है मेडिसिन लेने के लिए, कौन तैयार है। बीच में जो मिडिल क्लास है, जिनको उसमें विश्वास नहीं, वो नहीं लेंगे, लेकिन सबसे गरीब है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ मेडिसिन मिला वो लेने के लिए तैयार है, जो सस्ता में मिले। और जो सुपर रिच है उनको भी जी के एंजॉय करना है, बिल्कुल, तो वो कुछ भी लेने के लिए तैयार है, तो वो आपको मिलेगा। तो वेलकम ग्रुप का जो हेड था, उसने एक आदमी को कमीशन किया। उसको वेलकम ग्रुप वाले को इतना विश्वास था कि तब 200 साल पहले, कि कोई दुनिया में किसी के पास सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन का अच्छी तरह ज्ञान विज्ञान की परंपरा से किसी ने किया है तो वो है भारत। अच्छा। जो हमें पता चलता है कि सब लोग भारत को ही ढूंढ रहे थे। वास्को डी गामा पश्चिम में गया, पूर्व में आया, और कोलंबस पश्चिम में गया। क्यों? भारत इंडियंस को ही ढूंढ रहे थे, इंडिया को ढूंढ रहे थे, इसलिए जो आदमी मिला उसको उन्होंने इंडियन कह दिया। इसलिए अमेरिका में भी इंडियंस मिलते हैं, हमारे इंडियन में। तो वो भारत में वो अलग अलग चीज के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वेलकम के ग्रुप को, फाउंडर को ये पता था कि मेडिसिन में भी भारत ही मदर इंडिया है उसका। तो उसने एक आदमी को कमीशन किया, उसको बहुत सारा, उसके समय का जो आप डॉलर्स देखोगे, पाउंड्स देखोगे, 5,000 पाउंड, 11,000 पाउंड, इट वाज अ ह्यूज रॉयल सम करके था।
उसको भेजा और उसको ये बोला कि पूरा इंडिया जाके स्काउर करना, हर एक जगह जाके वैद्य को मिलना, पूरा इंडिया का कोई जगह छोड़ना नहीं। और वो क्या करते हैं, कौन से मेडिसिन का उपयोग करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो प्लांट्स कौन से उपयोग करते हैं, प्लांट्स का कौन से पार्ट्स का उपयोग करते हैं, फ्लावर लेते हैं या पत्ता stem लेते हैं या स्टेम लेते हैं या रूट्स लेते हैं, उसका कैसा किसके साथ मिक्स करते हैं, ये सब आपको कलेक्ट करना है। जब तक आप ये कलेक्ट नहीं करते तब तक इंग्लैंड में रिटर्न आना वापस नहीं मत आना। एक्चुअली उन्होंने ऐसा किया, मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं, बट कुछ साल उन्होंने इधर बिताए और उनके जो उन्होंने जो डायग्राम्स निकाले, वो डायग्राम्स कैसे निकाले, उनको तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो उनको अवार्ड देना पड़ेगा। ये भारत के जो वैद्य थे ना, आयुर्वेदाचार्य थे, उनसे उन्होंने काम करके लिया, वो इन वे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, नहीं तो लोग मानते भी नहीं थे, और वो लेके गए। और आज जो आपको पूरा फार्माकोलॉजी का जो साइंस दिखता है ना, वो सिर्फ मैं भारत का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारत से जैसा वेलकम ग्रुप लेके गए, वैसे ही दक्षिण अमेरिका में जब स्पेनिश लोग गए तो उन्होंने भी दक्षिण अमेरिका के ट्रेडिशन का भी मेडिसिन लाया। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उधर के जो नेटिव इंडियंस थे वो भी मेडिसिन यूज करते थे, सब इंडियंस ही थे सब जगह, रेड इंडियंस रेड इंडियंस, इनकास, केचवास, मायान, एस्टेकास, वो सबसे लाया। अफ्रीका से कितना लाए मुझे पता नहीं, बट अफ्रीका में भी नेटिव मेडिसिन में तो अच्छा ही होगा। और उसका उपयोग करके आज जो फार्माकोलॉजी में किया जा रहा है ना, उनका जो फाउंडेशन है ना, वो बेसिकली हमारे भारतीय ग्रंथों जैसा है। भारत का तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, और वेलकम ग्रुप का जो वर्क है, ये बेसिकली साक्ष्य है उसकी। तो आप जैसे वेलकम ग्रुप के अगर आप मेन पर्सन बोलते हैं जैसे चेयरमैन, अगर उनको इतना रिकग्निशन है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक्स है, इन चीजों को क्या सप्रेस किया गया, क्योंकि क्रेडिट तो कभी मिलता नहीं है। हाँ, तो मैं आपको आप बाद में इलेबोरेटिव प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पहले छोटा सा आपको 3 सेशंस में नाम बताता हूँ। मैं डेलिबरेटली ऐसा एक कहता हूँ कि प्रिवेंशन, कि जो कोई बात होने के पहले ही उसको स्टॉप करो। देन क्योर, मीनिंग अभी हो गया है लेकिन उसको हम क्या फिक्स कर सकते हैं, जो पॉसिबल है उसमें फिक्स कर सकते हैं। और पेशेंट मैनेजमेंट कब आता है कि बाकी कुछ नहीं कर सकते आप, और जो कुछ औषध से करना है वो कर दिया, लेकिन अभी उसको और क्या कर सकते हैं, यू नो, मदद करने के लिए। तो तीनों में मैं आपको, विषय तो बहुत है लेकिन अभी समय के कारण एक एक लेते हैं कि प्रिवेंशन, क्योर और पेशेंट मैनेजमेंट। तो प्रिवेंशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, वैक्सीनेशन डिस्कस करेंगे, जैसा अभी कोविड का समय आके गया, इसी टाइप का वैक्सीनेशन। देन क्योर में हम जो रिनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी सामान्य भाषा में जो बोलते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी का भारत से यूरोप तक का प्रवास कैसा हुआ, वैक्सीनेशन का भारत से यूरोप तक का प्रवास कैसा हुआ, और पेशेंट मैनेजमेंट का ये नहीं कहूंगा कि भारत से प्रवास हुआ, लेकिन अभी आज जो एक दुर्धर इलनेस समझा जाता है उसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में आता है। और आज जो पेशेंट मैनेजमेंट की जाती है, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि 14,000 साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो डिसीज के लिए वही पेशेंट मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता था। नहीं, मेरे लिए तो बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि मतलब मेरा नॉलेज अबाउट एंशिएंट इंडियन मेडिसिन बहुत ही कम है। तो ऑलरेडी 14,000 साल, अभी हम 8,000 पे थे, अभी हम 14। सो बेसिकली अगर टाइमलाइन की बात करें तो हमारी टेक्निक्स एक्चुअली कितनी पुरानी है, द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या, इसका कोई क्लू है हमारे पास? नहीं, हमने एग्जैक्ट क्लू है ही नहीं, और हमें ये पता है कि बहुत पुरानी है बस। हाँ, जैसे कि मैं सुश्रुत का कहा, एग्जैक्टली समय तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 8,000 साल के पहले तो है ही। अनुमानित नहीं, ये एकदम कॉन्फिडेंट है। 6000 BC यानी कि 8,000 साल के पहले के है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो कब के एग्जैक्टली है पता नहीं। ना आप उनकी भी वंशावली देखोगे ना, वो पूरा मेडिसिनली वंशावली है। जैसे हमारे यहाँ देखो, पहले जाति का एक बड़ा अर्थ था, जाति यानी कि प्रोफेशन। तो आप वो जो देखेंगे ना, विश्वामित्र के बहुत सारे पुत्र होंगे और उनका विश्वामित्र भी कहते होंगे, तो कोई राजा हो गए, कोई धनुर्धर हो गए, कोई तपस्वी हो गए, लेकिन उसमें एक लाइन है कि जो मेडिसिनल मैन की लाइन है, कि जिसमें मधुच्छंद, मेधातिथि ऐसे नाम आते हैं, और उसमें आगे जाके ऐत्रेय वगैरह ऐसे नाम आते हैं। और उनके जो सुश्रुत जी की जो पिताजी है, उनका मुझे नाम अब याद नहीं रहा, बट आएगा, दिवोदास। वो राजा दिवोदास काशी के राजा थे, ऐसा कहा जाता है। वो राजा थे लेकिन वो मेडिसिन मैन भी थे, और जो सुश्रुत थे वो उनके शिष्य और पुत्र, या सिर्फ शिष्य, ऐसा हो सकता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं। तो अब 14,000 साल, क्योंकि हमें 8,000 साल पीछे कहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये तो लास्ट वाला हुआ पेशेंट। मैं आपको वैक्सीनेशन से प्रारंभ करता हूँ। अभी कोविड के कारण तो सबको पता है, और बचपन में हमें वो स्मॉल पॉक्स के लिए भी पता था। तो समझ लो, आप जो पढ़े होंगे स्कूल में, वैक्सीनेशन का नाम आता है
तो साइंटिस्ट का नाम या मेडिसिन मैन का नाम आपके, मैं पूछूं आपको तो क्या आ जाता है, कौन सा नाम आता है आपके सामने? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज अ करेक्ट आंसर। या बहुत बार मैं जब प्रश्न पूछता हूँ ना तो लोग आंसर देते हैं, वो भी नजदीक वाला है, लुई पाश्चर देते हैं। ओके। हाँ, तो लुई पाश्चर ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन लुई पाश्चर ने ये सिद्ध किया कि हमें न आंख को न दिखने वाले जंतु रहते हैं। ना ये लुई पाश्चर की बात कब है? लास्ट 300 साल पहले की है। लेकिन आप शतपथ ब्राह्मण में जो 22,000 साल पहले का ग्रंथ है उसमें चले जाइए तो इतना सिंपल वर्णन है कि आप ध्यान के लिए जब बैठ रहे हो ना, तो जो बैठने के लिए जो आप क्या कहेंगे, आसन के लिए वो एक क्लॉथ रहता है ना, जी। उसको पहले दूर ऐसा जाके बाहर उसको झटको, ऐसा साफ करो और ऐसा रखो, क्योंकि उसमें संस्कृत का वर्णन में ऐसा आता है कि जो उसमें से जो राक्षस अटके हुए हैं ना उनको निकालना है। तो राक्षस ये वर्ड एक ह्यूमरसली यूज किया है, कृमि, उसमें जो कुछ जंतु है जो आपको आंख को दिखते नहीं, तो ये वर्णन है। हमारे हाथ धोने के पीछे ये वर्णन था। अभी थोड़ा सा डाइग्रेशन लेता हूँ कि हमारे यहाँ जब शस्त्रक्रिया होती थी, और भारत में बहुत पहले शस्त्रक्रिया होती थी, सुश्रुत संहिता में 200-300 ऐसे 200-300 सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन आता है, और लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन सुन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए भी है। तो शस्त्रक्रिया होती थी, बिल्कुल। तो वो सुश्रुत किया कहा है कि आप कैसा आपको हाइजीनिक हाथ बनाना है, उधर होना नहीं चाहिए। तो जो जंतु हमें दिखते नहीं उनके बारे में सुश्रुत को पता है। हाँ, स्मॉल पॉक्स के बारे में पता था, लेकिन हम वैक्सीनेशन तो स्मॉल पॉक्स की बात करने वाले हैं। तो अभी मैंने जब आपको पूछा तो आपने एडवर्ड जेनर बोल दिया। हाँ, तो और हम एडवर्ड जेनर से आए, तो हमारे यहाँ भारत के लिए भी स्टोरी एडवर्ड जेनर का ही स्टोरी बताया जाता है, बहुत कॉमन नेम है। तो हम उसके थोड़ी सी ये करते हैं चर्चा कि एडवर्ड जेनर का ये जो जन्म है वो 17th सेंचुरी का है, लेकिन उनका जन्म है 1629 या ऐसा कुछ जन्म है उनका। उनका जन्म होने के पहले अब ब्रिटिश लोगों का कलकत्ता में कंट्रोल था, तब भी कलकत्ता उन्होंने कंट्रोल किया था, वो नवाब से, जो लखनऊ का नवाब से कंट्रोल करके रखा था। तो तब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कलकत्ता से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उसमें पेपर लिखा है कि यहाँ उन्होंने नाम दिए, बोला है बनारस ब्राह्मिन्स, और बाद में वृंदावन ब्राह्मिन्स का भी वर्णन आता है। तो बेसिकली कलकत्ता में जो जा रहे हैं उनका नाम दे दिया उन्होंने, बनारस ब्राह्मीण। सब जगह जाते होंगे, मेडिसिन मैन तो सब जगह। तो उन्होंने बनारस ब्राह्मीण की बात की कि वो ये लोग जब आते हैं उनको पता है कि कब स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक्स आने वाला है। तो आने के पहले ही वो लोग आते हैं, सब लोगों के, गांव के लोगों को करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये आपको टीका लगाना है। और फिर तब का जो थोड़ा प्रोसेस था वो अलग था, वैक्सीनेशन के पहले वाला, ऐसा हाथ में कट किया जाएगा। और वो जो पुराने जमाने का जो स्मॉल पॉक्स का जो एपिडेमिक आया है ना, उधर का जो कल्चर, जो स्मॉल पॉक्स का जो सैंपल है वो प्रिजर्व करके रखा जाता था। वो प्रिजर्व कैसा करते थे, जो हमारा कॉटन का थ्रेड रहता है ना, उसको एकदम पूरा डुबा के ड्राई करके एक डब्बी में पैक करके रखते थे। वहां से उसको कैसा उसका लस बनाना उनको पता था, वो करके जाके उधर फिर सैंपल लगाते थे, फिर उसको पैक करते थे, प्रोस्क्रिप्शन करते थे कि भाई नेक्स्ट 10 दिन फिश नहीं खाना, ये नहीं खाना, सिर्फ चावल खाना। फिर उनको फीवर आता था और फिर वो कैसा केयर लेना, उसका पेशेंट मैनेजमेंट कैसा करना, निकालना, और वो फिर इम्यून हो जाता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा कि ये बनारस ब्राह्मिन्स के मेथड के कारण ये भाग्य की हमारे लिए बात है कि हमारे एनीवन ऑफ आवर रेस मीनिंग ब्रिटिश रेस का कोई भी आदमी हैज नो डेथ बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये इतना आश्चर्य हुआ उसको कि उसने उधर भेजा। क्यों पता है? बिकॉज स्मॉल पॉक्स तो वहां भी आ रहा था, हाँ? लेकिन वहां लोग मरते थे और उनका जो डायग्नोसिस यूरोप में होता था वो रॉन्ग होता था। वो स्किन पे ये आता है ना, पिस्टुलिस आता है ना, तो वो सोचते थे कि इससे स्किन का कोई डिसीज है, करके रॉन्ग डायग्नोसिस करके रॉन्ग ट्रीटमेंट, और लोग मर जाते थे या ब्लाइंड हो जाते थे या पूरा विद्रूप हो जाते थे। अभी आपने शायद देखा होगा कोई हम भी लोग देखे होंगे कि जो इनको स्मॉल पॉक्स के कारण इफेक्ट हुआ है, अभी ज्यादा नहीं मिलते लेकिन थोड़े मिलते थे। इसका तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास इतना बनारस ब्राह्मिन्स वाला है तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ऐसा है कि जिसके पास वो ट्रीटमेंट पहुंची नहीं उसको हो रहा है। वो ट्रीटमेंट क्यों पहुंची नहीं उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले की बात कर दो। एडवर्ड जेनर का जन्म होने के पहले ये मेथड भारत में सब जगह उपयोग किया जाता था, ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में लिखा है करके। ये इसलिए कह रहा हूं कि हम हमारे भारतीय लोग मानेंगे। आपने पूछा था ना कि भारतीय लोग मानते क्यों नहीं, तो जो मैकॉले का एजुकेशन है उसमें ऐसा ही सिखाया गया है कि तुम लोग तो ये हमारा लगान मूवी में था ना, तुम लोग तो गुलाम हो कुछ और हमारी जूती के नीचे है।
तो उन्होंने सिर्फ शरीर के लिए जूते के नीचे है आप ऐसा हमें कन्विंस नहीं किया, आपका मन और बुद्धि भी जूते के नीचे है हमारे, ऐसा उन्होंने हमें कन्विंस किया, हमारी जनरेशन को कन्विंस किया। इसलिए हम भी मानते नहीं, हम बताए अभी हम आप और मैं बात करते करते चिल्ला के बात कर रहे तभी लोग मानने में होता है कि ये कुछ भी बक रहे हैं, ऐसा लोगों को होता है। इतना ब्रेन वॉशिंग हो चुका है। तो एडवर्ड जेनर का जन्म होने के पहले ये मेथड है करके ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है। फिर जब क्या हुआ, उधर जब ज्यादा होने लगा तो उनको आश्चर्य हुआ तो और कुछ भेजो। तो एक जॉन हॉवेल करके एक दूसरा साइंटिस्ट था, जब एडवर्ड जेनर बेरली 18 साल के थे, अभी वो मेडिसिन स्कूल में गए भी नहीं थे, तो जॉन हॉवेल ने एक बड़ा डिटेल में लिखा कि भारतीय लोग ये वैक्सीन, उसको इनवेरियोलेशन, वैक्सीनेशन की जगह उन्होंने अलग शब्द यूज किया है क्योंकि वैक्सीनेशन का संबंध है गाय के साथ, बाका यानी कि काऊ। तो एडवर्ड जेनर ने तो काऊ को ये देके मेडिसिन उसको जो आते हैं ना उधर से निकाला करके उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। तो ये तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे थे नो, वैक्सीनेशन के कारण वो थोड़ा अच्छा भी हुआ, नहीं ऐसा नहीं। तो जो वैक्सीनेशन का जो हवेल ने लिखा उसको इनवेरियोलेशन कहते थे, वो इतना फेमस हो गया बिकॉज उसने एकदम डिटेल में लिखा कि भारतीय लोग कैसे करते हैं, हाउ इट इज इफेक्टिव। उसने उसका जो एक्यूरेसी बोला है वो बोला है कि प्रैक्टिकली लाखों में एक भी आदमी ये आप मेडिसिन करोगे, उपयोग करोगे भारतीय पद्धति का, एक आदमी को भी स्मॉल पॉक्स बेसिकली 100% क्लोज टू 100%, सिक्स सिग्मा जिसको हम कहते हैं ना, मिलियन में 3-4 लोगों को होगा ऐसे टाइप का। तो इंप्रेशन हो गया ना। मैं ये टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूँ कि एडवर्ड जेनर को क्रेडिट दिया जाता है। एडवर्ड जेनर तो पहले पेपर के समय तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है, दूसरा जो डिटेल पेपर है तब उसका एजुकेशन भी शुरू नहीं हुआ है, मेडिसिन शुरू नहीं हुआ, उसके बाद उसका मेडिकेशन एजुकेशन शुरू हुआ। फिर अबाउट मैं 16 बोला होगा, इट विल बी 1729 और फिर 1794 में एडवर्ड जेनर ने एक्सपेरिमेंट का प्रारंभ किया और एक 2-4 साल में उसने वो फाइन ट्यून कर दिया। वहां के लोग उसको मानते नहीं थे, उसका इतना मजाक उड़ाते थे, जैसे कि मैं महाभारत 7500 साल बता रहा हूँ तो हमारे लोग मेरा मजाक उड़ाते एग्जैक्टली सेम। वो तब कार्टून निकालते थे कि ऐसा एक ह्यूमन बीइंग या ब्रिटिश लेडी का कार्टून निकालेंगे और एडवर्ड जेनर ने उसको वो वैक्सीनेशन दे दिया और ऐसा ह्यूमरस करते थे कि उससे क्या होगा, और वो सिर्फ ये होता है ऐसा दिखाते थे कि वो लेडी के ना कान से, नाक से, आंख से गाय बाहर आ रही है, ऐसा ह्यूमरसली करते। तो मिडिल क्लास ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सबसे पुअर लोग थे वो कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की गई क्योंकि मरे तो चलो वो ही चले गए। और सुपर जो रिच लोग हैं जैसे कि प्रिंसली रॉयल्टी, उन्होंने लिया बिकॉज उनको कुछ भी करके बचना है, तो वो सेटिस्फाइड हो गया। नौ बात ये आती है कि 1794 में उन्होंने यशस्वी करने के बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने देखो उनका माइंड एकदम बिजनेस माइंड है ना, उन्होंने क्या किया भारत में आके, जैसा कि कलकत्ता में और फिर बाद में तो 1700 तो 1857 के बाद तो सभी कर दिया, लेकिन तब कलकत्ता में 1804 में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जहां उनका कंट्रोल था, जो भारतीय सक्सेसफुल मेथड था ना उसको बैन कर दिया, जो इनवेरिएशन को, और सिर्फ जो उनका वैक्सीनेशन मेथड है वही उपयोग कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस हो रहा है। तो ये जो एक मेथड है ये यहाँ से हमारे यहाँ से गई, जैसे कि चाइना से भी एक मेथड जाने का प्रयत्न हुआ कि हमारे यहाँ जो थ्रेड यूज करते थे वहां वो पाउडर यूज करते थे, लेकिन वो सक्सेसफुल वहां हुआ नहीं। सिर्फ भारतीय मेथड यूरोप में सक्सेसफुल हुआ। तो ये हो गया प्रिवेंशन। अभी क्यूर की बात करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का आपके मन में क्या है कि किसने बनाया होगा प्लास्टिक सर्जरी? नॉट एग्जैक्टली नेम आई रिमेम्बर, बट कोई ऋषि मुनि के बारे में बताया कि जिंदा व्यक्ति पे उस समय भी सर्जरीज होती थी, उनको ट्रांसप्लांट किया जाता था, या फिर अगर कोई उनका लिम्ब खराब हो गया है तो हाउ टू कट इट विदाउट लेटिंग द पर्सन डाई, उसकी भी पूरी, तो एक आध चैप्टर था हमारे तो अच्छी बात है। वो सीबीएसई भी अच्छा कोई अच्छी बातें बता रहा है, वो अच्छी बात है। तो सुश्रुत के नाम पे जनरली दिया जाता है, लेकिन आपको ने शायद सुना होगा वो शायद वही स्टोरी हो सकता है कि वो स्टोरी भी वहां के समय की है। अभी देखो टाइमलाइन भी देखो, वैक्सीनेशन के लिए भी हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1729 की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी हम 1774, 64, 74, 84 की बात कर रहे हैं। ये क्यों हुआ, बात कीजिए, सोच लीजिए। बिकॉज ब्रिटिश आ गए फाइनली, पहले तो पोर्चुगीज आ गए, बाद में फ्रेंच आ गए, डच आ गए, बाद में फाइनली ब्रिटिश आ गए, उनका कंट्रोल होने लगा। और तब ये कोई मैजिक है क्या सडनली कि ब्रिटिश लोगों को एकदम सडनली हजारों साल से कुछ पता नहीं है, सडनली 17-18 सेंचुरी में सब पता लगा, सब कुछ। वेलकम ग्रुप के सबसे लेके तो ये भी ऐसी कथा है कि एक कोसाजी नाम का एक आदमी था जो ब्रिटिश
और टीपू सुल्तान का जो एक फाइटिंग हुआ था, उसमें ये आदमी ब्रिटिशों के तरफ से फाइट किया था। और टीपू क्या करता था, जिनको पकड़ता था ना दूसरे अपोजिट साइड को, उसको थोड़ा पनिशमेंट और थोड़ा ये नीचे करने के लिए, तो सबको दिखेगा कि देख तो युद्ध में हार के आ गया, ऐसा करके कोई नया आदमी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए करके टीपू क्या करता था, एक उनका समझ लो नाक कान ऐसा कटता था, एक हाथ कट करता था, ऐसा करता था, विद्रूप करके भेज देता था उनको। तो ये कोसा जी का नाक काटा गया था और वो फिर पुणे में आके कुछ तो जो काम मिलेगा वो काम कर रहा था। तो एक किसी वो मिलिट्री में था, ब्रिटिश मिलिट्री में था करके, उसको एक ब्रिटिश के आदमी के यहाँ रखा था। तो जिसके यहाँ रखा था उसको लगा कि उसका कुछ किया जाए, रोज ऐसा नाक नहीं है करके दिखने को अच्छा नहीं लग रहा है। तब क्या हुआ, वो ऐसा ही वो खुद आदमी या कोई उसके फ्रेंड्स, ब्रिटिश फ्रेंड्स, वो घूमते हुए उन्होंने पुणे में एक स्ट्रीट के साइड में ही कुमार जो पॉटर रहता है ना जी, वो ऑपरेशन नोज का ऑपरेशन करते हुए देखा। ये 1784-94 की बात है। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। एकदम डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने ही डॉक्यूमेंट की है, इसलिए हम भारतीय लोग भी मानेंगे। जी जी जी। ठीक है। हाँ। तो ऑन द मीन्स लिटरली इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे दीज टू ब्रिटिश मेडिकल मैन सॉ ए ऑपरेशन परफॉर्म ऑन वन गाय नेम कोसाजी बाय अ पॉटर ऑन हिज नोज। तो अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अभी ये तो परफॉर्म कर रहा है 200-300 साल पहले, लेकिन ये परंपरा कितनी पुरानी है वो भी मैं बताता हूँ। तो और इम्प्रोवाइजेशन भी चलते रहता है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ डॉगमेटिज्म नहीं था कि सुश्रुत ने बोला है वैसे ही करना चाहिए। जी। वो करते करते हमारे दिमाग में कुछ आ गया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो हम करेंगे। और वो ये भी एक अच्छा उदाहरण नहीं तो सॉरी टू कट यू, अभी आपने जब हमने एपिसोड चालू किया तो आपने बताया भी कि कई लोग अभी भी लिख रहे हैं। हाँ, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और उसको बेटर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कोई बाउंड्री वाली फिक्स चीज नहीं है। हाँ, इट्स इवॉल्विंग, एवर इवॉल्विंग है। हाँ। और मैं इसका उदाहरण इसलिए दिया कि अभी क्या होता है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, कमर्शियल कंसिडरेशन रहते हैं कि पश्चिम में उसका एग्जैक्टली उल्टा है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करो। जी। और खुद का दिमाग मत चलाओ। दूसरे डॉक्टरों को भी ऐसा कहा जाता है। जी। फिर डॉक्टर खुद अपना इंप्रोवेशन करते हैं वो बात अलग है, क्योंकि देखने के लिए कौन है और वो खुद इंटेलिजेंट लोग हैं। तो ये जो पॉटर था उसने ऑपरेशन किया, तो उसने कैसा ऑपरेशन किया, नोज तो चला गया है तो उसने वैक्स का मोल्ड बनाया नोज के लिए, वो रखा। और अभी पॉटर ने क्या किया 1794 में, मैं पहले बताता हूँ आपको, और बाद में सुश्रुत संहिता में क्या लिखा है वो भी बताता हूँ, तो आपको इम्प्रोवाइजेशन क्या किया वो भी समझ में आएगा। तो पॉटर ने क्या किया, इधर नोज पे वो वैक्स का मोल्ड रखा, नोज जैसा दिखेगा, और ऊपर से अपना ये जो मस्तिष्क का एरिया है उससे ऐसा स्किन का ये निकाला उसने, और उसके ऊपर रख के पैक कर दिया, फिर ऑयल मेडिसिन मलम वगैरह रख के कर दिया। और एक बात, ये जो उल्टा किया ना, वो पूरा स्किन कट नहीं किया, वो स्किन लिविंग है, ऐसा कनेक्शन रख दिया, उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए वो सूखती नहीं। और उसको एक 3-4 हफ्ता में वो मेडिसिन रोज ऑयल्स वगैरह बाम लगा के सब करके प्रोटेक्टिव करके, और आप देखोगे उनको तो आपको समझेगा कि नहीं कि उसका आर्टिफिशियल नोज है। बिल्कुल। तो लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इतना सेंसेशनल न्यूज बन गया क्योंकि यूरोप में भी ऐसी पनिशमेंट होती थी, यूरोप में भी ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते थे। इन द सेंस वो एकदम लोगों को समझ में आता था कि ये आर्टिफिशियल नोज है उसको, लेकिन ये इसका एकदम परफेक्ट था। तो ये बड़ा सेंसेशन हो गया। उसके ऊपर ये 2 ब्रिटिश मैन ने पेपर लिखा, और ये मैं बात बता रहा हूँ 1794 के आसपास की। उसके बाद उसको क्या बोलते थे पता है, ये ऊपर से निकाल के ऐसा किया ना, उसका पूरा यूरोप में नाम ही क्या हो गया पता है, इंडियन फ्लैप मेथड। अच्छा, जो ऊपर से करके उल्टा घुमाने वाली चीज है ना, फ्लैप मेथड। और बड़ा सेंसेशन हो गया क्योंकि सबसे बिग बात ये थी, उसमें तो बहुत सारे इंप्रोवाइजेशन है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये जो स्किन कट नहीं करने का, अब ये तो कॉमन सेंस हम कहेंगे, लेकिन तब वो नहीं हो रहा था, पूरा यूरोप में नहीं हो रहा था, क्योंकि वो स्किन लाइव रहती थी और वो अच्छा यानी उसके पार्ट में बन जाते थे। नाउ एक सेकंड के लिए आपको मैं सुश्रुत में लेके जाता हूँ, जो सुश्रुत की संहिता भी 7000 साल पुरानी है। उसमें शार्दूल विक्रीडित वृत्त जिसको हम कहते हैं, जैसे अनुष्टुप छंद में भगवत गीता है, वैसे शार्दूल विक्रीडित वृत्त में जो सोनेट इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा संस्कृत में ब्यूटिफुली ये ऑपरेशन नोज का कैसा परफॉर्म करने का वो श्लोक लिखा हुआ है, 7000 साल पुराना। ओके। और सुश्रुत ने क्या कहा है, जैसा ये पॉटर ने उससे इंप्रूवमेंट किया, से सुश्रुत पे भी और अच्छा बना दिया। सुश्रुत कहता है कि ऐसा वो वैक्स मोल्ड वगैरह लगाओ, यहाँ से स्किन निकालते थे और ऐसा नोज पे लगाते थे। ये सुश्रुत ने किया, लेकिन आप दोनों मेथड में सोचोगे तो पॉटर का मेथड सुश्रुत से भी ज्यादा अच्छा है, इफेक्टिव। क्यों पता है?
ये जब इधर से आप ऊपर चढ़ रहे ना तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, वो जो स्किन है वो पुल करेगा। हाँ, वेरेज ऊपर से जब आता है तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, ओके, तो कहाँ जाता तो नहीं, स्ट्रेन नहीं है, नेचुरल। स्ट्रेन नहीं है इसके ऊपर। तो इसका अर्थ पॉटर या उसने जिससे सीखा होगा उसने इम्प्रोवाइजेशन किया। जी, वो डॉगमेटिकली सोचते नहीं बेटा कि भाई सुश्रुत ने जैसा किया ऐसे ही ऐसे ही करना करना चाहिए। है जी। ये मैं इसलिए पॉइंट कहा। नाउ ये मेथड जब इंडियन फ्लैप मेथड करके प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसका इंग्लिश से और यूरोप के भाषा में भाषांतर हुआ। जब उसका इंग्लिश से जर्मन में भाषांतर हुआ तब वर्ड आ गया प्लास्टिक। कि अच्छा, प्लास्टिक यानी कि शेप या फॉर्म बनाना, शेप देना। यस, तो तब वो प्लास्टिक, जो प्लास्टिक सर्जरी हम कहते हैं, वो तब जब इंग्लिश का जर्मन में इंडियन फ्लैप मेथड का भाषांतर हुआ तब उसका आ गया। और फिर 100 इयर्स में रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जरी का निर्माण हुआ। वो हो गया क्या हुआ, क्योर। अभी पेशेंट मैनेजमेंट का बात करता हूँ। वो 14,000 साल पहले, इसलिए कि वो रामायण की कथा है। आपको कुंभकर्ण के बारे में क्या पता है? कुंभकर्ण के बारे में यही पता है कि कुंभकर्ण सोते थे और आई थिंक 6 महीना सोते थे और कुछ टाइम के लिए जगते थे, ऐसा कुछ हाँ, उनका। तो ऐसा ही है ना कि हाँ। एक्चुअली हमने सुना होगा कभी कभी ऐसे वर्जन में, क्योंकि वो लोगों ने सुनी रहते 6 महीने में सोते थे और फिर एक दिन जागरूक रहते थे, या 6 महीने जागरूक रहते थे, ऐसा कुछ जी, वर्णन जी, आता जी। है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिर और क्या, एक सोने का हो गया, और क्या उनके बारे में आपको याद है? बहुत सारे बड़े थे, बहुत शूर थे, धैर्यवान थे, ये सब हाँ, है। बहुत बलशाली थे। थे। और क्या आपको पता है जो आपको नॉर्मल कुछ न पढ़ खाने के प्रेमी थे। हाँ, इसलिए मैं डिलिबरेटली पूछ रहा हूँ। हाँ। बहुत सारा खाना खाते थे, बहुत सारा पीते थे, ड्रिंक्स, उसको जूस बीस जो कुछ है जी। वो पीना पड़ता था, राइट। और कुछ पता है आपको, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं, अभी तक। ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं 2008 में मेरा बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग है, तो एक मैं मेडिसिन के साथ ही काम कर रहा था। मेरा एक फ्रेंच बिजनेस पार्टनर मिशेल लाविस करके, मेरे साथ वो एमबीए हम साथ में किया, एग्जीक्यूटिव एमबीए, और दूसरा कंपनी के लिए काम करता था। तो अरोमा थेरेपी वो फ्रांस से आया ऐसा उनको लगता है। मैं बोला चलो आयुर्वेद भारत से आया, तो अरोमा थेरेपी और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो आपको कैलाश जीवन करके एक मेडिसिन पता है? वो महाराष्ट्र का पॉपुलर है, मींस भारत में पूरा जगह मिलता है, पुणे से होता है। कैलाश जीवन करके आयुर्वेदिक मेडिसिन, ओके, व्हाइट कलर का। हाँ, तो उसका उपयोग मैं करता था क्योंकि मैं पूरा वर्ल्ड वाइड घूमता था, तो जेट लैग वगैरह होता है, तो मैं करता था। लेकिन उसका जो स्मेल है, जैसा कैम्फर का स्मेल है, लेकिन और भी कुछ स्मेल है, वो अमेरिकन लोगों को अच्छा नहीं लगा। मैं जब दिया तो हम ऐसा कर रहे थे कि वो स्मेल रिमूव करेंगे, अरोमा थेरेपी ऐड करेंगे और मेडिसिन बनाएंगे जेट लैग के लिए, और ऐसा करने के लिए हम बना रहे थे। तो स्लीप के रिलेटेड है करके, ही इज ऑल्सो वेरी स्टडियस पर्सन, मिशेल लाविस करके, वो और मैं, हम पूरा स्लीप के बारे में, लाइक निद्रा, ये विषय के बारे में हमने सब पढ़ा। इतना पढ़ा, 2008 की बात कर रहा हूँ, कि आज जितना वो स्लीप एक्सपर्ट्स होंगे ना, मेडिकल डॉक्टर, उतना मिशेल लाविस और हम हैं, उनसे भी शायद ज्यादा होंगे। तो उसमें से एक बुक पढ़ते हुए एक 14 साल वाले लड़के का केस स्टडी था, और जब मैं रात में पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा कि ये तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ बुक, लेकिन ऐसा टाइप का कोई पर्सन मुझे पता है। पहले तब याद नहीं आया, बाद में मैं सोचने लगा तो मुझे आ गया भाई कुंभकर्ण। तो जैसे कुंभकर्ण का वर्णन हमें सुना है ना, बहुत खाता था और बहुत सोता था, ऐसा वो 14 साल के इजराइल का लड़का, उसका वो केस स्टडी था। तो मेरे मन में एक कल्पना आ गई, मैं लंबा पढ़ा और बुक भी पढ़ा था, कि क्या उसका नाम है वो डिसीज का, अभी जो नाम देते हैं, क्लाइन लेविन सिंड्रोम। ओके। तो प्रश्न ऐसा था कि क्या ऐसा ही डिसीज कुंभकर्ण को हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे आपको मैंने भी प्रश्न पूछा ना कि भाई बताओ आप कुंभकर्ण के बारे में क्या पता है, वैसे ही मैं अटलांटा में रहता हूँ, तो वहाँ के लोगों को, डॉक्टर्स वगैरह भी थे, डॉक्टर पोंक्षे करके मेरे अच्छे फ्रेंड है, उनको भी बोला कि भाई रावण के बारे में आपको, कुंभकर्ण के बारे में क्या है मुझे बताओ। ऐसे एक 10-15 लोगों को, भारतीय लोगों को पूछा, उन्होंने जो जो कहा, आपने जैसा कहा ऐसे ही मैं लिख लिया। आगे के संबंध आए नहीं, आपने तो दो बातें लंबी बताई जी। मैंने कहा कि ये जो उसको कहते हैं क्लाइन लेविन सिंड्रोम, ये क्लाइन लेविन 2 लोगों का नाम है साइंटिस्ट का, और उनको सिंड्रोम किया। ऐसा ही ये लड़के को जैसा हुआ, ऐसा ही कुंभकर्ण को हुआ होगा। तो ये जो लड़के को जो डायग्नोसिस में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो भी कुंभकर्ण को भी होने चाहिए, और कुंभकर्ण को होनी चाहिए तो मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे तो वाल्मीकि रामायण ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने वो जो 10-15 जो सिम्टम्स है, 10 सिम्टम्स है समझ लो, वो मैंने लिख लिए पहले, और बाकी लोगों को पूछा कि आपको पता है क्या, तो ये 2-3 छोड़ के किसी को कुछ पता नहीं। फिर मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ने लगा। नहीं, डेटिंग के लिए पढ़ रहा था, काला निर्णय के लिए, लेकिन ये सिर्फ कुंभकर्ण के लिए पढ़ने लगा। जहां जहां कुंभकर्ण का रेफरेंस आता है वो मैंने कलेक्ट किया, और फिर बैठ के मैंने पेपर लिखा।
नौ भारतीय मेडिकल लोगों को मैंने जब भेजा तो उन्होंने माना भी नहीं और कोई ध्यान भी नहीं दिया। ये जब मैं स्टैनफोर्ड अमेरिका में जॉन हॉपकिंस और फ्रांस में एक फेमस साइंटिस्ट है, लेडी साइंटिस्ट है, और इजराइल में, ये 4 जगह मैंने भेजा। वो लोगों ने मुझे एकदम कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स भेजा, मेरे पास अभी भी वो लेटर्स है कि दिस इज सो फैसिनेटिंग। मैंने उनको रेफरेंस, संस्कृत रेफरेंस का ट्रांसलेशन भेजा। तो संक्षिप्त में ये कहता हूँ कि जो क्लाइन लेविन सिंड्रोम में जो होता है वही कुंभकर्ण को हुआ था। अभी क्या होता है क्विकली बताता हूँ। एक तो बहुत सोते हैं, एक लंबा समय तक सोते हैं। सोते हैं मीन्स ऐसा नहीं कि खाने के लिए या ब्रशिंग करने के लिए या बाथरूम यूज करने के लिए उठते नहीं, उतना उठते हैं, लेकिन जैसे नींद में ही हम चले जाते हैं ना, ऐसे जाएंगे फिर आएंगे फिर सो जाए, एंड देयर वो पूरा सोते ही रहते हैं। ऐसा कुंभकर्ण का सिचुएशन हमें डिस्क्राइब होता है रामायण में, और ये लड़के का ऐसा ही बताया था। और बाकी बहुत केसेस मेरे पास अभी है, तब नहीं थे 2008 में जी। दूसरी बात ऐसी है कि वो एग्जैक्टली 6 मंथ्स वगैरह ऐसा नहीं रहता ना। ये आश्चर्य की बात है, ये लड़के के बारे में, क्लाइन लेविन सिंड्रोम पेशेंट्स के बारे में हमें पता है। तो लोग बोला ऐसा है क्या, देखते हैं रामायण में। तो रामायण में ऐसा है, हमें सामान्य लोगों को समझने के लिए बताया जाता है भाई वो 6 मंथ्स होता था और फिर थोड़े दिन के लिए जागा रहता था। ऐसा नहीं है। रावण ही खुद कहता है कि ये जो मेरा ब्रदर है वो कभी 6 महीने, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10 महीने ऐसा सोता है। तो उनका जो सोने का समय है वो भी वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, जैसा क्लाइन लेविन सिंड्रोम में जी। दूसरा, हमें शायद आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि जो अदरवाइज कुंभकर्ण बहुत ही ऐसे ज्ञानी धीरोमय ऐसे थे, वो रावण को भी स्कोल्ड करते कि भाई ये तूने क्या किया, ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बाद में युद्ध में जाते। लेकिन ऐसा कहा है कि जब क्लाइन लेविन सिंड्रोम होता है तो उनका ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग, नीति वगैरह सब चला जाता है। दूसरी बात, जैसा कि आप क्या कहेंगे उनको, तो ये अभी हाइपरसोमनिया यानी कि बहुत सोना, देन बहुत खाना पीना, हाइपरफेजिया उसको कहते हैं, बहुत पीना समझ लो या खाना, वो भी उसको हुआ है, वो भी इसका सिम्टम है। और एक है हाइपर सेक्सुअलिटी, कि उनको कंट्रोल नहीं रहता, उनका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है। और क्या उसके संदर्भ हमें रामायण में मिलते हैं? तो एक्चुअली मिलते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो जाके ऋषि मुनियों की पत्नी को पकड़ के लेके जाता था। तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। और बहुत सारी बातें। अभी जो लास्ट महत्वपूर्ण बात था कि पेशेंट मैनेजमेंट, उसके ऊपर आते हैं। तो ये तो है। अभी ये आज भी क्लाइन लेविन सिंड्रोम क्यों होता है किसी को पता नहीं, रामायण में भी किसी को पता नहीं है। इसलिए 3 अलग अलग थियरीज आते हैं कि कुंभकर्ण के क्यों हो रहा है। ये वाल्मीकि रामायण में ही 3 अलग अलग कथाएं आती है, उसमें हम डिटेल में जाते नहीं, लेकिन एक दूसरे में फर्क है। क्यों, किसी को भी कुछ पता नहीं। सपोज कोई ये बहुत सारी क्रोनिक बीमारी है और हम पूछते हैं अच्छा उसको क्या हुआ, तो आप क्या बोलते हैं? पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 3 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है जी। शायद ये हुआ होगा, कैंसर होगा जी, शायद उसका कुछ हार्ट का होगा। तो हम अलग अलग तर्क बनाते हैं ना। ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में 3 अलग अलग तरह के तर्क है। फिर पेशेंट मैनेजमेंट पे आता हूँ। तो आज का भी क्लाइन लेविन सिंड्रोम में कोई उपाय नहीं है। कोई मेडिसिन दे देते हैं, थोड़ा डिप्रेशन ये वो देते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तो उनको अभी आज का पेशेंट मैनेजमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो मैं रामायण का ही ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ, क्योंकि आज का ट्रीटमेंट वही है जी। और ये कुंभकर्ण रावण को पूछता है कि अरे भाई मुझे अभी फिर वो एपिसोड आ रहा है, बिकॉज बीच में उनका समय ठीक रहता है, तो आ रहा है, मेरे लिए व्यवस्था कर दे। तो क्या व्यवस्था कर दे करके कुंभकर्ण रावण को कहता है। और रावण क्या व्यवस्था करता है, वो ऐसी व्यवस्था है कि जहां प्रकाश का ज्यादा लाइट का सनलाइट नहीं जाएगा, ऐसे अंदर केव में, उसके लिए वातानुकूलित, एयर कंडीशन जैसा वर्ड शब्द है, हाँ ऐसा शब्द है वाल्मीकि रामायण में। वातानुकूलित नहीं है, ऐसे का शब्द है कि ऐसा एयर कंडीशनिंग जैसे जहां से एयर सर्कुलेशन होता है, ऐसी अरेंजमेंट की जाती है। देन वो इरिटेट हो जाते हैं करके अभी भी कहते हैं कि उनको सुगंधी द्रव्य लाइक परफ्यूम वगैरह ऐसा थोड़ा उधर रखो, फ्लावर्स रखो, उनका मन ठीक रहेगा। ऐसा ही रावण अरेंजमेंट करता है। रावण सर्कुलेट्स सुगंधी द्रव्य थ्रू हिज केव, जहां वो सोया है। और जब कभी भी वो उठ रहा है ना, जैसे कि युद्ध के समय जब उसको उठाते हैं, उठाने के पहले रावण क्या ऑर्डर देता है? रावण ऑर्डर ये देता है कि पहले उनके लिए फूड रेडी रखो, बिकॉज जब उठेगा तो उसको खाना है। हाँ, तो ये सब जो पेशेंट मैनेजमेंट जो है ना, वो जो रामायण में वर्णन किया है, वही आज क्लाइन लेविन सिंड्रोम में होता है। क्या इनकी फिलॉसफी अलग है कि फिलॉसफी में कुछ सिमिलैरिटीज है एलोपैथी एंड आयुर्वेद की बात करें? हाँ, अच्छा प्रश्न है। अभी आप सोचोगे तो फिलॉसफी 180 डिग्री ऑपोजिट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट कहते हैं ना, ऐसे। लेकिन पाश्चिमात्य देशों में भी ये अभी जो सो कॉल्ड एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन आने के पहले जो फिलॉसफी थी वो भारत जैसी थी, यानी कि मिनिमम इंटरवेंशन,
कि जो पेशेंट को मैनेज करो, जो निसर्ग है उसको ही अपना ट्रिक करने दो और वो ठीक होने दो, जी उनको अच्छा व्यवस्था करो, जैसा पेशेंट मैनेजमेंट पे फोकस था जी। दोनों जगह। लेकिन अभी वो बदल गया अगेन कमर्शियल इंटरेस्ट, क्योंकि जब तक आप मेडिसिन दोगे नहीं तब तक पैसे नहीं मिलने वाले, जब तक आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करोगे तब तक मीटर शुरू नहीं मीटर होता। शुरू। हाँ, जब तक एम्बुलेंस में डालोगे नहीं तब तक मीटर शुरू नहीं, जब तक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन नहीं मीटर शुरू नहीं, जब जी। तक स्पेशलिस्ट के पास भेजते नहीं तब तक मीटर शुरू नहीं। बिल्कुल तो ये मीटर शुरू का चक्कर है कमर्शियल कंसिडरेशन। जी। बट ये जब नहीं था तो डायरेक्शनली सिमिलर था। एक ओके। पाश्चिमात्य डॉक्टर का मैं नाम देता हूँ, फिर हम आयुर्वेदिक की चर्चा करेंगे। ऑलिवर वेंडेल होम्स करके एक 100 साल पहले से होके गए, उनका तो एक फेमस कोट है, ये तो 100 साल पहले की बात है जहां फार्माकोलॉजी का इतना ज्यादा नहीं, फार्मेसी का इतना कमर्शियल नहीं हुआ था, तब भी बात है। वो कहते हैं, अभी मैं हिंदी में भाषांतर करता हूँ, कि वो बोलते हैं कि पूरा दुनिया के जो अभी सब जो मेडिसिन है वो सब हमने ले लिए, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, उसको एक जगह पैक करके ओशन के बहुत नीचे उसको बॉटम में डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि वो उतना ही मानव जाति के लिए अच्छा है और मछली के लिए बुरा है बिकॉज मछली खाएगी तो उसको प्रॉब्लम होने वाला है। तो उनको भी हमारे जैसा ही थिंकिंग था उनका, लेकिन अभी कमर्शियल कंसिडरेशन के कारण नहीं है। और जो फिलोसॉफी का जो प्रश्न आपने पूछा उसमें एक इंट्रिंसिक डिफरेंस है। आप पश्चिमात्य को कह सकते हैं अभी का जो एलोपैथी का, कि जर्म थियरी एक मैं सिंप्लीफाई बता रहा हूँ, लेकिन कुछ तो हुआ मीन्स कुछ तो एक फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आया है या कुछ तो बिगड़ा है और उसको आपको फिक्स करना है, ऐसा एक वो सोचते हैं जी। तो बिगड़ा है मीन्स लाइक पहले ऐसा करेंगे, अच्छा आपने कुछ तो जर्म्स आया करके आपको फीवर आया लाइक अ वायरस, तो ठीक है वो एंटीबायोटिक उसको दे दो, ये करो वो करो, बैक्टीरिया है, ऐसा कुछ कोई तो ऑर्गेनिज्म ने आके कुछ तो किया जी। और वो एक्चुअली नॉट गुड है, वो नॉट गुड, इसलिए ओवर एंटीबायोटिक्स भी हो गया। फिर हमारे शरीर में एक 2-3 किलो लोअर इंटेस्टाइन में 2-3 किलो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसके कारण हम जीते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो भी मारे जाते हैं, तो सब प्रॉब्लम। तो भारतीय जो आयुर्वेद है उसका फिलोसफी क्या है, अगेन मैं तो नॉविस हूं उसमें, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हम उसको त्रिदोष थियरी करके कहते हैं। त्रिदोष थियरी, कफ वात पित्त। हाँ, तो कफ यानी कि हम सिंपल तो हमें कफ करके पता है, वात यानी कि वायु, ऐसा ऐसा हम पता है, और पित्त यानी कि एसिडिटी, हम क्रूडली हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। जैसे कि हम आयुर्वेदा में हमसा कहते हैं कि बनाना ये ठंडा है जी, ऐसा, और चिली पाउडर ये हॉट है, तो उसका ठंडा और हॉट का अर्थ बहुत ही अलग है जी। हाँ, दही एक है तो दूध अलग है जी, तो वो उसमें तो हम जाने रहे। लेकिन ये आयुर्वेदा का कहना ऐसा है कि अभी सपोज लो आपका किसी का लेग ही ब्रेक हो गया तो बात अलग है, उसको तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वो जो सुश्रुत संहिता में दिया है वो बात है। लेकिन जनरल आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो बेसिकली उनका मेन था कि कफ वात पित्त का बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है। ओके। क्योंकि ये तीनों जो दोष है, दोष यानी कि बैड करके नहीं है, एलिमेंट्स आप कह सकते हैं उसको, प्रकार कह सकते हैं, ये बैलेंस में है तो आपका आरोग्य अच्छा रहता है। जब वो इम्बैलेंस में जाते हैं तो आरोग्य अच्छा नहीं रहता, आपको डायग्नोस करना है और उसको बैलेंस में लाना है। ये एक फिलॉसफी था, और बैलेंस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि मेडिसिन देंगे, आपको प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, ये खाओ मत बोलेंगे, फास्ट करने को लगवाएंगे, पंचकर्म कुछ भी कर सकते हैं। और जो वेस्टर्न अभी का जो मॉडर्न वेस्टर्न है उसमें उनका फिलॉसफी तो भूल जाओ। आई सोल्ड मेडिसिनल इक्विपमेंट्स, ओके, और हॉस्पिटल के साथ मैं काम किया है उनका इफिशिएंट करके कैसा बनाने का, और उनको इफिशिएंट करने का भी ज्यादा पैसा कैसा कमाने का। तो हम जो सलाह देते थे वैसे ही देते थे कि एमआरआई मशीन आप बिठाया है ना, एमआरआई मशीन ऑर्डर किया है, तो जब पेशेंट्स आएंगे तो कम से कम 30 लोगों को तो एमआरआई में डालना है आपको दिन में, तो 1 साल के बाद आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, उसके बाद फायदा ही फायदा। ये हम सिखाते थे जी। तो उससे ऐसे ही करते हैं। आज भी आप इंडिया में भी जाके देखो, जाएंगे तो इमीडिएटली बोलेंगे एमआरआई कर देते, देखते हैं, कैट स्कैन करते, पहले स्कैनर बोलते थे, पहले एक्सरे बोलते थे, अभी आज एमआरआई बोलते हैं, तो सीटी स्कैन हो गया राइट। तो हर एक का अपना महत्व है, एमआरआई का महत्व, मैंने एमआरआई बेचा है, हर एक का महत्व है, लेकिन आज जैसे कोई भी अंदर घुसा तो उसको एमआरआई करते हैं, ऐसी उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेडिसिन का भी उपयोग है, तो उनका अभी क्या है, जनरल उनका फिलोसॉफी तो छोड़ो, फिलोसॉफी तो जर्म थियरी, ये फिलोसॉफी है उनका। लेकिन अभी क्या होता है, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो बेसिकली आप बोलते हैं कि अच्छा उसको कुछ पेन मेडिकेशन या प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दे दो, ये एक। दूसरी बात, सेकंड अपॉइंटमेंट बना दो कि 1 महीने के बाद फिर मिलते हैं,
किसके लिए पता नहीं, बट फिर हाँ, मीटर चालू रहता है। देन स्पेशलिस्ट को आगे ये करो कि एक स्पेशलिस्ट को मिलो, एक स्पेशलिस्ट के पास आपको देते हैं, नहीं तो ऑपरेशन उसका करो, उसके ऑपरेशन करो या फिजियोथेरापी या ऐसा किसमें तो उसको एंगेज करो जहाँ की मीटर चलता रहे। सो ये फिलोसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, लेकिन फिलोसफी इज अ जर्म थियरी। आपको कुछ इलनेस है मींस कुछ तो आपको इन्फेक्शन हुआ है एंड दैट इन्फेक्शन रिमूव करना। So बेसिकली उसमें इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको अफेक्ट कर रही है, बट त्रिदोष थियरी में ऐसा है कि आपके अगर इंटरनल ये 3 फैक्टर्स अगर डिसबैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत खराब होगी। करेक्ट, यानी कि आपका व्यवहार के कारण आपका जो रेगुलर जो आयुष्य है उसमें कुछ आपने इम्बैलेंस किया करके वो इम्बैलेंस, यानी वो इंटरनल ज्यादा है। तो आज तो हमारे पास MRI, CT स्कैन, एक्सरे जो भी है, मतलब आज के डेट में अगर एक पर्सन की कोई इलनेस आपको फाइंड करनी है तो बहुत सारे गैजेट्स है। बट अगर हम अपने एंशिएंट टाइम की बात करें तो आई एम श्योर डिटेल्स तो हमारे पास कम है, बट आपके हिसाब से डायग्नोसिस कैसे करते होंगे उस समय? नहीं, उसके डिटेल्स तो हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत है। जो मैंने जो त्रिसूत्री कहा ना, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय, उसमें बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे भारतीय संस्कृति की या धर्म की ये विशेषता है कि कोई भी विषय ले लो, जैसे कि हम अभी आरोग्य की बात कर रहे हैं, आरोग्य की बात हो या हमारे खाने का आहार की बात हो या फिर प्रॉस्पेरिटी की बात हो, नेविगेशन कैसा करना है या खेती की बात हो, कुछ भी करो ना, ये सब विषय एकत्र आ जाते हैं, क्योंकि खेती करते हुए उसको ऐसा औषधि बनाना है कि जिसका मेडिसिन में अच्छा उपयोग हो। क्योंकि सिर्फ तुलसी ग्रो करके होता नहीं, उसको जो पूरक घटक द्रव्य जो सैंड से जानी चाहिए, सॉइल से जानी चाहिए, वो है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जो आपका था कि डायग्नोसिस कैसे करते थे, तो आपने नाम सुना होगा नाड़ी परीक्षा करके। तो नाड़ी परीक्षा करके, और मुझे भी कोई लोग पता है या पता थे मैं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी अमेजिंग पीपल आर देयर कि वो नाड़ी परीक्षा से आपको इतना बता देंगे कि यू विल बी शॉक्ड। कि सपोज आपने कोई आपके डाइट के बारे में समझ लो या आपके दिनचर्या के बारे में एक कोई सीक्रेट रखा है, समझ लो कि आप समझ लो सुबह उठ के 100 पुशअप्स कर रहे हैं लेकिन किसी को बोला नहीं, समझ लो एक कुछ भी चीज, कोई भी, या कोई खाने में आप चिली ज्यादा खा रहे हैं, जो कुछ है आप किसी को बोला नहीं, या कुछ बहुत ही अनहेल्दी खा रहे हैं, छुपा छुपा के खा रहे हैं, जो कुछ है उसको समझेगा ना, वो एग्जैक्टली वो आप ये खा रहे नहीं बोलेगा, लेकिन उसका जो रेपरकशन है वो बोलेगा। तो ये नाड़ी परीक्षा बहुत अच्छी होती थी। मैंने नाड़ी परीक्षा भी मैंने की है, चाइना में भी होता है सिमिलर नाड़ी परीक्षा इक्विवेलेंट। लेकिन अभी मॉडर्निटी, जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारा एंशिएंट साइंस जो आयुर्वेदा, उसका भी एक जगह हम कैसा ला सकते हैं उसका मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे जो प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग के, जो पद्मभूषण प्रोफेसर जेबी जोशी है, उनका जो लड़का है वो भी मेरा फ्रेंड है, अनिरुद्ध जोशी करके। उसका ऐत्रेय इनोवेशंस करके कंपनी है, जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बेस्ट इनोवेशन में उसको नंबर 1 अवार्ड मिल गया। पुणे में रहते हैं, तो उनका ऐत्रेय इनोवेशंस करके कंपनी है। उन्होंने क्या किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर साइंस के PhD है IIT का मुंबई से, तो मॉडर्न साइंस का उपयोग करके हमारे जो सब ये है करके उन्होंने जो नाड़ी हम ऐसा परीक्षा करते हैं ना, जो वैद्य परीक्षा करता है, वो तो अभी होना ही चाहिए, लेकिन सब जगह वो एक्सपर्टीज उपलब्ध नहीं है। तो अभी उन्होंने वो मशीन जैसा नाड़ी बनाया है। और मैंने अभी किया, अभी मैं आपको फोटो भी भेज देता हूँ, अनिरुद्ध टेकिंग माय नाड़ी परीक्षा। उसका नाम दिया है उन्होंने नाड़ी तरंगिनी। इसेंशियली लाइक आप फिंगर, जैसे हम वो कोरोना की मशीन जैसे अपने फिंगर पे लगाते थे, ऑक्सीजन के लिए करते थे ना, ऐसा आप करो। लिटरली 90 सेकंड्स में आपको पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाता है आपका बॉडी का। हाँ, और फिर वो बार बार भी कर सकते हैं, इसलिए कि आज कुछ मैंने खाया करके हुआ क्या, तो आज भी करो, कल भी करो, एक 15 दिन करो, तो आपका एकदम परफेक्ट प्रोफाइल बन जाता है। तो जब उसने किया और उसके बाद जो मुझे बताया कि आपकी इम्यूनिटी ये लेवल पे है, तो वो सुनने के लिए तो ऐसे है कि हाँ मीडियम लेवल आपकी इम्यूनिटी है ना, ये मीडियम लेवल के साथ, लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, तो मैं बोला एकदम करेक्ट है, मेरा एकदम स्ट्रांग भी नहीं है और वीक तो डेफिनेट नहीं है, लेकिन एकदम स्ट्रांग भी नहीं है, मीडियम लेवल पे है। देन ही सेड कि आपको ये ट्रबल है, थोड़ा ये ट्रबल है। जस्ट 90 मिनट्स का डिस्कशन। तो उनको भी कैसा एक साक्षात्कार हुआ, आप कह सकते हैं कि उनके जो पिताजी, जो मेरे प्रोफेसर, मैं कहा अभी 75 ईयर ओल्ड है, तो उनको कोई एक सिचुएशन थी, लाइक फिजिकल सिचुएशन में शरीर का, तो एक उनका नाम मुझे पता नहीं, प्रसिद्ध वैद्य है वहां के, उन्होंने नाड़ी परीक्षा और उसके ऊपर बाद में वो पोस्ट ट्रीटमेंट करके उनको पूरा क्योर किया।
जो वेस्टर्न मेडिसिन से हो नहीं रहा था। ओके। तो उनका भी अपना एक श्रद्धा बैठ गई, हम्म। उसके उनके लड़के की भी श्रद्धा बन गई, तो उन्होंने पूरा अपना भी लाइफ ही इसके लिए दे दिया, डेडिकेट किया उसको। डेडिकेट किया। तो नाड़ी परीक्षा वाज आवर वे ऑफ डूइंग। और नाड़ी परीक्षा में सिर्फ हम ये सोचते हैं, लेकिन ये जो अनिरुद्ध है ना, वो ऐसे भी करते हैं कि एवरी डे आप पेशेंट है उनके ना, तो सुबह हंसने का आएगा आपको, लेकिन सुबह टंग का फोटो निकाल के भेजो, Right. आंख का फोटो निकाल के भेजो, और एवरीडे करके वैसा डेटाबेस तैयार हो जाता है। Right. और फिर उसका बहुत उपयोग हो जाता है। हमने एक एपिसोड किया था शिवम जोशी के साथ। वो ही इज एन मोस्टली ही वर्क्स इनटू एआई फील्ड, एआई एप्लीकेशंस वगैरह। तो जब हमने एपिसोड किया तो ही वाज टेलिंग अस कि ही इज बीन वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर जो आपको एज अ एआई आपको डेली मॉनिटर करते रहेगा, और आपका कोई भी पेरीमीटर अगर शेक होता है तो इट विल नोटिफाई यू कि भैया ये आपका वापस बढ़ गया है, इसको कंट्रोल कीजिए। सो इट्स लाइक हैविंग अ मोबाइल डॉक्टर विथ यू ऑल द टाइम। तो बट दैट डिपेंड्स कि उसका एआई कितना। बट आपकी बातों से मतलब मुझे ये आया मतलब समझ में कि लाइक लॉट ऑफ पीपल आर इनटू इट नाउ कि दे आर कमिंग इनटू लाइक एआई एप्स एंड ऑल की लाइक आजकल एप्पल में भी यू सीन की एप्पल इज आल्सो प्रोवाइडिंग एप्स की अगर आप वॉच पहने हैं तो इट विल गिव यू अ थरो, आपकी स्लीप के बारे में भी बताएगा। तो ये तो अब टेक्नोलॉजी हो गई, बट कहीं ना कहीं ये बताइए कि पुराने समय में भी अगर मॉनिटरिंग करते होंगे तो व्हाट कुड हैव बीन द वेज ऑफ। गुड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मुझे उसका उत्तर पता नहीं है। लाइक क्या बोल सकते हैं कि लाइव मॉनिटरिंग करते होंगे जी। ऐसे भी हमारे यहाँ ऐसे है कि एक तो डॉक्टर करेगा जी। लेकिन खुद का करना चाहिए। एक विनोबा जी आपके यहाँ से दूर नहीं है, वर्धा में उनका आश्रम था, परमधाम आश्रम। विनोबा जी कहते थे, वो भी हमें लोगों को सुनने में हंसने आएगा कि वो कहते थे, और एक्चुअली वो टेस्ट है वैसा, आयुर्वेदा में ऐसा टेस्ट है कि आप जब सुबह इवैक्यूएशन करते हो एक्सक्रेटा, तो एक्सक्रेटा को देखो कैसा है। और विनोबा जी ने उसके ऊपर एक सूत्र बनाया था, क्या पता है? प्रभाते मल दर्शनम। आपका जो मल जा रहा है उसका दर्शन करो तो आपको समझेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। हाँ। तो ये था, जैसा टंग देखना है, आंख देखना है, कान देखना है, त्वचा का ये देखना है, नाड़ी परीक्षा करना है, ऐसे बहुत सारे डायग्नोसिस थे। लेकिन आपका प्रश्न था कि आज हम सो रहे तो भी वो एप्पल वॉच बता रहा है हमें, ऐसा क्या था पता नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके पास भी सोफिस्टिकेशन होगा इन देयर ओन वे, जैसा हर चीज में हम अभी तक देखते आ रहे हैं। तो अब जैसे हमने ऑपरेशंस की बात की, प्लास्टिक सर्जरी होगी, अब हमने नाक वाली लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिस्क्यूल प्रोसेसेस हैं स्किन का, लेकिन पेनफुल तो बहुत है। हाँ? तो एनेस्थीसिया का एग्जिस्टेंस ये, क्योंकि जैसे हमने भी पढ़ा था, जैसे मैंने अपने स्कूल का, कि अगर किसी का लिम्ब, पैर, हाथ कुछ डैमेज हो गया है और उसको काटना ही सिर्फ ऑप्शन है, तो ये इतने पेनफुल प्रोसेसेस हैं सर्जरी के। तो मैंने मेरे लाइफ में मेरी 2 बार सर्जरी हुई है, हाथ की और एक पैर की। तो आई नो कि एनेस्थीसिया है तो आपको नहीं समझता, यू आर अवेक एंड यू कैन सी योर ऑपरेशन, बट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो एनेस्थीसिया। तो ऐसा हम सोचेंगे कि तब क्या था। एग्जैक्टली। एक तो आपने सुना होगा भारत में भी होता था, दुनिया में भी होता था कि माउथ में उसको एक रॉड पकड़ने को देंगे। हाँ। जिसको चिल्लाएगा, चिल्ला नहीं सकेगा, वो होल्ड करके रखेंगे, बट पेन तो हो रहा है उसको, सिर्फ सुनने नहीं आ रहा है। लेकिन आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जैसा हम जिसको अफू कहते हैं ना, खसखस, क्या खसखस पता है ना आपको, क्या इंग्लिश में मुझे पता नहीं। तो अफू से भी, अफू का उपयोग किया जाता था, और भी कोई चीजों का उपयोग करते होंगे। तो मध्य प्रदेश में मंदसौर वगैरह एरिया में पता है, जी। वो मतलब एक तरीके से नशा भी होता है। हाँ, नशा भी होता है। और खसखस हम कुकिंग में भी यूज करते हैं, जो व्हाइट छोटा पाउडर होता है ना। तो उसका, खसखस नहीं कह रहा हूं मैं, जो अफू जो प्लांट से आता है, उसका उपयोग करके एनास्थेटिक्स करके उपयोग किया जाता था। फिर अल्कोहल ये आयुर्वेदा में बहुत एक मेडिसिनल करके होता है। अल्कोहल का वो कहते हैं अल्कोहल ये मेडिसिन ही है, ऐसा सूत्र है, चरक संहिता में ऐसा सूत्र है कि आप एक चम्मच लोगे तो मध्य अमृत बन जाता है, और उसका क्वांटिटी बढ़ाओगे तो जहर बन जाता है। बिल्कुल। तो अल्कोहल का भी उपयोग किया जाता था, बिकॉज अल्कोहल भी बेहोश करो, आईने में बेहोश हो जाएगा तो इतना दुख नहीं होगा। जी। तो यानी मतलब आज के इतने एफिशिएंट ना भी हो तो भी एनेस्थीसिया एग्जिस्ट करती थी, तभी इतने ऑपरेशंस होते थे। और बहुत सारे बाकी जो ऐसा है ना कि हमारा हिप्नोटिज्म, ऐसे भी चीजों का उपयोग किया जाता होगा। जैसे कि भगवान कृष्ण वाज अ एक्सपर्ट, उसको योगेश्वर भी कहते हैं ना, जगत गुरु है तो उनको तो हर चीज की नॉलेज ऑफ एवरीथिंग वाली बात। तो नीलेश जी, मेरे पास क्वेश्चंस तो और है, और ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक एपिसोड के हिसाब से आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड कि आज आप आए, तो आज के एपिसोड में मुझे जितना जानना था। बट बिफोर मूविंग ऑन, मेरे पास सिर्फ 5 रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए, एंड देन विल क्लोज अप द एपिसोड।
ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सुश्रुत या चरक, पहले कौन? हाँ, उसमें से ढूंढना बहुत ही कठिन है। तो आद्य आयुर्वेदाचार्य कहेंगे तो सुश्रुत है, और चरक जी ने बहुत ही विस्तृत पे उसकी चर्चा की है। ओके। ये पॉलिटिकल आंसर देना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा दोनों तरफ। प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन इंडिया में कब हुआ? कब हुआ पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि वहां से यहाँ से भारत से बाहर कब गया। ओके। तो 18 सेंचुरी में गया ओके। और पूरा वो सेंसेशन बन गया वहाँ। आयुर्वेद की सबसे पुरानी टेक्स्ट कौन सी है? सबसे पुरानी टेक्स्ट जो हमारे पास आज है जी। वो है सुश्रुत संहिता। त्रिदोष में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ त्रिदोष का बैलेंस करना, उसमें संयम करना, ही इंपॉर्टेंट, यही आरोग्य का लक्षण है। सर लास्ट क्वेश्चन, ग्रीक मेडिसिन या आयुर्वेद, पहले कौन? वो तो कुछ इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सब बच्चे उसमें पास होने चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद या भारतीय सनातन या भारतीय हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है ना, कि ये ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, परशुराम, वामन सब आके गए, उसके बाद महाभारत के बाद बहुत सारे राजा होके गए, तब भी ग्रीक लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये तो वैसे ही अपने में एक आंसर है। थैंक यू। ऑलराइट गाइज, आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ जानने मिला। बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें जितना डिटेल जाएंगे नीलेश जी के साथ उतनी ही बातें करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में भी इसलिए बताया कि एक एपिसोड में चीजें हो पाए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगेन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।